नमस्कार दोस्तों। एक अत्यंत विस्मयकारी दृश्य को अपने मन के भीतर पूर्णता उतार लें। एक ऐसा प्रतापी सम्राट जिसके रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल सूर्य के तीव्र प्रकाश को भी ढक लेती थी। हाँ, जिसकी चमकती हुई तलवार जब रणभूमि में उठती थी तो उत्तर भारत के बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव भय से कांप उठती थी। सर्वथा सत्य, युद्ध का वो भयंकर सिंहनाद, रक्त से रंजित वो भूमि और फिर सहसा वो दृश्यांतर। विचार करें, वही महाप्रतापी सम्राट जिसके हाथों में मृत्यु का तांडव था, जब उन्हीं उंगलियों से लेखनी थामता है तो भावनाओं का एक ऐसा अथाह महासागर उमड़ पड़ता है जिसने आने वाली कई सदियों तक साहित्य की भूमि को सींचा। क्या बात है। आज हम उसी महान रचनाकार, 7वीं शताब्दी के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा हर्षवर्धन और उनकी अमर रचना रत्नावली की उस यात्रा पर निकलेंगे, जहां एक राजा का प्रेम और एक विशाल साम्राज्य का भाग्य आपस में अत्यंत भयंकर रूप से टकराते हैं। ये वास्तव में एक दुर्लभ संधान है। एक हाथ में साम्राज्य की रक्षा करने वाला खड्ग और दूसरे हाथ में मानवीय भावनाओं को उकेरने वाली लेखनी। परंतु देखिए, ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि रत्नावली मात्र एक साधारण प्रेम कथा नहीं है। तो आपका आशय है कि इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य है? जी अवश्य। ये राजमहल के भीतर चल रहे उन गहरे षड्यंत्रों, राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं और नियति के खेलों का एक अत्यंत स्पष्ट दर्पण है। जब हम इस कथा के मर्म में उतरते हैं तो पाते हैं कि यहाँ भावनाएं और राज्य की राजनीति एक दूसरे से इस प्रकार गुंथी हुई हैं कि उन्हें अलग करना असंभव प्रतीत होता है। अर्थात सत्ता की लालसा अक्सर प्रेम का मुखौटा पहनकर सामने आती है। पूर्णतः उचित कहा आपने। ये कथा हमें यही सिखाती है। तो इस गुंथे हुए जाल को स्पष्ट करने हेतु हमें इस कथा के मुख्य पात्रों को उनके वास्तविक स्वरूप में स्थापित करना होगा। हमारी इस महाकथा के केंद्र में है वत्स देश के अत्यंत प्रतापी राजा उदयन जी, और उनके समानांतर खड़ी हैं सिंहल, जिसे आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, वहां की अद्वितीय सुंदरी राजकुमारी रत्नावली। परंतु इस कथा में एक अत्यंत शक्तिशाली अवरोध भी तो है। राजा उदयन की स्वाभिमानी, अत्यंत प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ रानी वासवदत्ता। हाँ, और इन सब के बीच कूटनीति के एक अत्यंत कुशाग्र खिलाड़ी की भांति खड़ा है राजा का दूरदर्शी मंत्री योगंधरायण। और यही वह सटीक बिंदु है जहां से संपूर्ण कथा का मूल संघर्ष उत्पन्न होता है। वह संघर्ष जो उस रहस्यमयी भविष्यवाणी पर टिका है। जी हाँ, इस पूरी कथा की नींव उसी पर है। एक सिद्ध पुरुष ने यह भविष्यवाणी की थी कि जो भी पुरुष सिंघल नरेश की पुत्री राजकुमारी रत्नावली से विवाह करेगा, वह संपूर्ण विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। चक्रवर्ती सम्राट, इसका अर्थ तो एक ऐसा सार्वभौम शासक होना है जिसके रथ के पहियों को कोई अन्य राज्य रोक ना सके। सत्य कहा। परंतु अब यहाँ एक विकट परिस्थिति है। राजा उदयन पूर्व से ही रानी वासवदत्ता के साथ वैवाहिक बंधन में बंधे हुए हैं, परंतु राज्य का मंत्री योगंधरायण केवल और केवल अपने राज्य के विस्तार और अपने राजा की परम सत्ता को देखता है। वो किसी भी मूल्य पर रत्नावली का विवाह उदयन से संपन्न करवाना चाहता है। सर्वथा, किसी भी मूल्य पर। क्षमा करें, परंतु यहीं पर मेरे मन में एक अत्यंत गंभीर प्रश्न उठता है। यदि मंत्री योगंधरायण को यह भली भांति ज्ञात था कि ये विवाह राज्य के भविष्य के लिए इतना आवश्यक है, तो उसने सीधे राजा उदयन और रानी वासवदत्ता को यह सत्य क्यों नहीं बता दिया? ये अत्यंत तार्किक प्रश्न है। हाँ, क्योंकि प्राचीन काल में राजाओं के कई विवाह होते थे। फिर रत्नावली को छुपकर लाने का ये पूरा प्रपंच क्यों रचा गया? इसका उत्तर प्राचीन भारत की भू राजनीति में छिपा है। देखिए, रानी वासवदत्ता केवल एक पत्नी नहीं थी, वे उज्जैनी साम्राज्य की राजकुमारी थीं, जो उस समय का एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य था। ओह, तो क्या राजा उदयन का सिंहासन वासवदत्ता के परिवार के सैन्य समर्थन पर निर्भर था? पूर्ण रूप से। यदि मंत्री योगंधरायण खुलेआम सिंघल देश की राजकुमारी से राजा का विवाह करवाता, तो उज्जैनी राज्य इसे अपनी पुत्री का अपमान मानता और इसे एक राजनीतिक खतरे के रूप में देखता। इससे एक भयंकर युद्ध छिड़ सकता था। मंत्री किसी भी स्थिति में उज्जैनी को क्रोधित नहीं कर सकता था। ये तो बिल्कुल आज की किसी बड़ी व्यापारिक संस्था की व्यवस्था के समान प्रतीत होता है। अत्यंत सटीक तुलना है। जहां एक मुख्य अधिकारी किसी नई संस्था के साथ जुड़ना चाहता है ताकि उसका वर्चस्व बढ़े, परंतु उसका सबसे बड़ा और शक्तिशाली साझेदार इसके विरुद्ध खड़ा हो सकता है। इसलिए वह एक अत्यंत गुप्त योजना बनाता है ताकि साझेदार को भनक भी ना लगे। जी,
मंत्री योगंधरायण वही मुख्य अधिकारी है जो एक गुप्त कूटनीतिक मार्ग अपनाता है। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि रत्नावली और उदयन का मिलन एक राजनीतिक समझौते के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रेम के रूप में सामने आए। क्योंकि एक व्यक्तिगत पीड़ा को स्वीकार किया जा सकता है, परंतु राज्य पर सैन्य आक्रमण को नहीं। सर्वथा सत्य। और इसी कूटनीति के कारण कथा एक अत्यंत नाटकीय मोड़ लेती है। और वो मोड़ इतना भयावह है कि रोम रोम सिहर उठता है। कथा की गति यहां एक भयंकर झंझावात का रूप ले लेती है। राजकुमारी रत्नावली को उनके पिता द्वारा राजा उदयन से विवाह हेतु एक विशाल नौका में गुप्त रूप से विदा किया जाता है। हाँ, एक अत्यंत गुप्त प्रस्थान। परंतु मध्य महासागर में प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। एक भयंकर तूफान उठता है। समुद्र की उत्ताल तरंगे आसमान को छूने का प्रयास करती हैं। हे ईश्वर! और रत्नावली का वो भव्य जहाज तिनके की भांति टूटकर महासागर के गर्भ में समा जाता है। मृत्यु के उस भयानक मुख से किसी प्रकार संघर्ष करते हुए एक टूटे हुए काठ के सहारे वह सुकुमारी रत्नावली एक सर्वथा अपरिचित राज्य के तट पर आकर गिरती है। और यहाँ की विडंबना हृदय को भेदने वाली है। जिस राजकुमारी को एक चक्रवर्ती सम्राट की पटरानी बनना था, उसे मृत्यु के मुख से बचाकर उसी रानी वासवदत्ता की एक साधारण सेविका बना दिया जाता है। उसी रानी की सेविका जिसका स्थान उसे भविष्य में लेना था। जी, उसका नाम रत्नावली से बदलकर सागरिका रख दिया जाता है क्योंकि वो सागर से प्राप्त हुई थी। नाम बदलने का ये कृत्य केवल एक संयोग नहीं है। तो क्या ये उसकी संपूर्ण राजनीतिक पहचान को मिटा देने की एक प्रक्रिया है? अवश्य। राजमहल के अपार वैभव में पली बड़ी एक राजकुमारी अब उसी महल में एक दासी के रूप में फर्श बुहारने को विवश है। परंतु यहाँ मेरे मन में ये विचार भी आता है कि क्या ये समुद्र का तूफान और सागरिका का ठीक रानी वासवदत्ता की सेविका बनना वास्तव में नियति का खेल था या मंत्री योगेंद्रायण की योजना का ही हिस्सा? देखिए, राजनीति में संयोग बहुत न्यून होते हैं। प्राचीन कूटनीति में गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ होती थी। यद्यपि तूफान प्राकृतिक था, परंतु उसे बचाकर सीधे रानी के कक्ष तक पहुंचाना एक सोची समझी चाल थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो राजा की दृष्टि से दूर रहे। जी, जब तक उचित समय न आ जाए। ये मंत्री की शतरंज का वो मोहरा था जिसे उसने शत्रु के सबसे सुरक्षित दुर्ग में छिपा दिया था। अद्भुत। और फिर वो उचित समय आता है। वसंतोत्सव का उल्लास भरा वातावरण है। चहु और रंग और सुगंध बिखरी है। प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर है। वसंत का वो मोहक काल। ऐसे में वो साधारण सेविका सागरिका छुपकर राजा उदयन को देखती है और उस एक दृष्टि में ही उसके हृदय में प्रेम का बीज अंकुरित हो जाता है। वो अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, इसलिए वो रंगों का सहारा लेती है। वह राजा का एक अत्यंत सजीव चित्र बनाती है। और फिर भाग्य का खेल देखिए। विदूषक वसंतक के माध्यम से वो चित्र राजा तक पहुंच जाता है। राजा जब उस अनजान सेविका के रूप को उस चित्र देखते हैं तो वे भी उस पर पूर्णतः मोहित हो जाते हैं। यही हमें भारतीय साहित्य के श्रृंगार रस की महत्ता और उसकी वैज्ञानिकता को समझना होगा। श्रृंगार रस केवल दो प्रेमियों के मिलन का नाम नहीं है। तो इसमें क्या विशेष है? महाराजा हर्षवर्धन यहाँ ये सिद्ध करते हैं कि कैसे एक मूक चित्र बिना एक भी शब्द कहे दो हृदयों के बीच संवाद का एक अत्यंत शक्तिशाली सेतु स्थापित कर देता है। चित्र में उकेरी गई रेखाएं सागरिका के हृदय की धड़कन बन जाती हैं। अकल्पनीय। ये पूर्वानुराग है, अर्थात प्रत्यक्ष मिलन से पूर्व का प्रेम। ये भावना मानव मनोविज्ञान का एक अत्यंत गहरा हिस्सा है, जहां अप्रत्यक्ष संकेत शब्दों से अधिक मुखर होते हैं। ये तो आज के समय के उस अव्यक्त प्रेम के समान है, जहां लोग सीधे संवाद करने के स्थान पर कला, संगीत या अन्य सूक्ष्म संकेतों का प्रयोग करते हैं। सर्वथा। परंतु इस श्रृंगार रस के समानांतर एक भयंकर ज्वालामुखी भी आकार ले रहा है। रानी वासवदत्ता के भीतर पनपता संदेह और उनका क्रोध। हाँ, जब रानी को इस चित्र और इस बढ़ते आकर्षण का आभास होता है तो राजमहल की शांति भंग होने लगती है। और रानी वासवदत्ता का क्रोध कोई साधारण ईर्ष्या नहीं है। तो हम उनकी मानसिकता को कैसे समझे? वासवदत्ता एक विशाल साम्राज्य की प्रतिनिधि है। उसका विवाह एक राजनीतिक संधि भी है और एक पवित्र बंधन भी। जब वो अपने पति को एक साधारण सेविका की ओर आकर्षित होते देखती है तो ये केवल उसके रूप का अपमान नहीं है, बल्कि उसकी संपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक सत्ता को दी गई चुनौती है। बिल्कुल।
रानी का ये स्वाभिमान ही आने वाले भयंकर तूफान का मूल कारण बनता है। और ये तूफान एक अत्यंत श्वास रोक देने वाले घटनाक्रम का रूप ले लेता है। सागरिका और राजा के मिलन की एक अत्यंत जोखिम भरी योजना बनाई जाती है। एक ऐसी योजना जो सर्वथा दुस्साहसिक थी। योजना ये है कि सागरिका स्वयं रानी वासवदत्ता का रूप धारण करेगी, उनके ही वस्त्र और आभूषण पहनेगी, ताकि वो राजा से एकांत में मिल सके। हे ईश्वर, एक सेविका द्वारा महारानी का रूप धारण करना तत्कालीन नियमों के अनुसार राजद्रोह के समान था। यहाँ भावनाओं ने तर्क और कूटनीति दोनों को पूर्णतः पराजित कर दिया था। अंधकार से घिरी वो रात, हर आहट पर धड़कता वह हृदय और पकड़े जाने का वो असीम भय, ये सब किसी को भी विचलित कर सकता है। राजा और सागरिका दोनों ही उस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे थे जिसके परिणाम अत्यंत विनाशकारी हो सकते थे। और इसी लक्ष्मण रेखा को लांघने का परिणाम होता है एक भयंकर भूल। कहानी में सबसे बड़ा भूचाल तब आता है जब वास्तविक रानी वासवदत्ता उसी स्थान पर पहुंच जाती है। वो दृश्य, अंधकार और रूप के भ्रम में फंसे राजा उदयन अपनी ही रानी के सामने उस सेविका सागरिका के लिए अपने अथाह प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं। विडंबना देखिए। सोचिए उस क्षण को। राजा के मुख से निकलते प्रेम के वे शब्द रानी के कानों में किसी तीक्ष्ण बाण की भांति धंसते हैं। वह दृश्य किसी भी स्त्री के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। रानी वासवदत्ता का स्वाभिमान अत्यंत निर्ममता से आहत होता है। एक रानी जिसे अपने रूप, अपने अधिकार और अपने पति के प्रेम पर पूर्ण विश्वास था, उसे एक साधारण दासी के सम्मुख पराजित होना पड़ता है। उस अपमान और पीड़ा की गहराई को मापना असंभव है। और यदि हम इसे कूटनीति के दृष्टिकोण से देखें तो ये राजा उदयन की सबसे बड़ी राजनीतिक विफलता थी। उन्होंने अपने सबसे बड़े समर्थक राज्य की राजकुमारी का प्रत्यक्ष अपमान किया था। और उस घोर अपमान के प्रतिशोध में जो निर्णय लिया जाता है वो हृदय को कंपा देता है। सागरिका को भारी लौ बेड़ियों में जकड़कर राजमहल के बंदी गृह के घोर अंधकार में फेंक दिया जाता है। अत्यंत हृदय विदारक। एक सुकुमारी राजकुमारी जिसके पैरों में कभी पुष्प बिछाए जाते थे, आज वो कालकोठरी की कठोर शिलाओं पर पड़ी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उस अंधकार में कोई आशा की किरण नहीं है, केवल बेड़ियों की खनखनाहट है। यहाँ कथा अपने सबसे अंधकारमय मोड़ पर खड़ी है। महाराजा हर्षवर्धन ने यहाँ मानवीय स्वभाव के सबसे कठोर रूप को दर्शाया है, परंतु यहाँ वासवदत्ता को क्रूर कहना अनुचित होगा। हाँ, वो केवल अपने राज्य और अपने अधिकारों की रक्षा कर रही है। एक रानी के रूप में राजमहल के भीतर पनप रहे इस राजद्रोह को कुचलना उसका कर्तव्य था। जी, परंतु साहित्य का एक शाश्वत नियम है, जब अंधकार सबसे घना होता है तभी सूर्योदय की बेला समीप होती है। और वो सूर्योदय अत्यंत नाटकीय रूप से आता है। राजमहल में अचानक हाहाकार मच जाता है। भयंकर अग्नि की लपटें आसमान को छूने लगती हैं। अग्नि का वो प्रलय। हर ओर चीख पुकार मच जाती है। लोग प्राण बचाकर भाग रहे हैं, परंतु ये आग किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं था। ये ऐन्द्रजालिक अर्थात जादूगर महेंद्र जाल द्वारा उत्पन्न किया हुआ एक भयंकर भ्रम था। प्राचीन भारत की कूटनीति में जादूगरों का उपयोग राज्य के गुप्तचर विभाग द्वारा किया जाता था। महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने भी इसका उल्लेख किया है कि कैसे भ्रम उत्पन्न करके शत्रुओं को विचलित किया जा सकता है। तो क्या ये अग्नि केवल एक दृश्य नहीं था? जी नहीं, ये राजमहल की रुकी हुई चेतना को झकझोरने का एक मनोवैज्ञानिक अस्त्र था। और महल का वो हिस्सा धू-धू कर जलता हुआ प्रतीत हो रहा था जहां सागरिका बंदी थी। और यहीं पर राजा उदयन अपने शौर्य का सबसे बड़ा प्रमाण देते हैं। अपने प्राणों की तनिक भी परवाह किए बिना अपने मुकुट और राजसी वस्त्रों को त्याग कर वे उन धधकती ज्वालाओं के बीच कूद पड़ते हैं। अद्भुत साहस। उनका एकमात्र लक्ष्य उस बंदी गृह में फंसी सागरिका को बचाना है। ये वो क्षण है जब एक राजा एक साधारण प्रेमी के रूप में अपना सर्वोच्च बलिदान देने को तत्पर है। वह आग को चीरते हुए भीतर जाते हैं और सागरिका को उस मृत्युपाश से बाहर निकाल लाते हैं। यह साहस और बलिदान का वह बिंदु है जहां सत्य का प्रकटीकरण होना अनिवार्य हो जाता है। राजा का अग्नि में कूदना वासवदत्ता के लिए भी एक प्रमाण था कि यह केवल क्षणिक आकर्षण नहीं बल्कि अत्यंत गहरा प्रेम है। और ठीक उसी क्षण जब राजा सागरिका को बचाकर लाते हैं, सिंघल देश के मंत्री का राजमहल में आगमन होता है। समय चक्र की पूर्णता। वे उस काल कोठरी से निकाली गई बेड़ियों में जकड़ी उस राख से सनी सेविका को देखते हैं और अचानक उनके मुख से निकलता है, राजकुमारी रत्नावली। और सत्य प्रकाशित हो उठता है।
वो एक ऐसा क्षण था जिसने वहां उपस्थित हर व्यक्ति को जड़ कर दिया। रानी वासवदत्ता के पैरों तले से भूमि खिसक जाती है। जिसे वो एक साधारण दासी समझकर प्रताड़ित कर रही थी, वो वास्तव में एक महान साम्राज्य की उत्तराधिकारिणी थी। सत्य के इस प्रकाश के सामने आते ही रानी वासवदत्ता का हृदय परिवर्तन होता है। वे अपने कृत्य पर अत्यंत ग्लानि का अनुभव करती हैं। और फिर वे क्या निर्णय लेती हैं? महाराजा हर्षवर्धन यहाँ ये स्पष्ट करते हैं कि सच्चा स्वाभिमान क्षमा में निहित है। रानी अपने क्रोध और ईर्ष्या को पूर्णतः त्याग देती हैं। वे स्वयं आगे बढ़कर विशाल हृदय से रत्नावली का हाथ राजा के हाथ में सौंप देती हैं। ये मिलन केवल दो प्रेमियों का नहीं, बल्कि दो अत्यंत शक्तिशाली राज्यों का कूटनीतिक मिलन था। जी, जिसने भविष्यवाणी के अनुसार राजा उदयन के चक्रवर्ती सम्राट बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह संपूर्ण घटनाक्रम मस्तिष्क को झकझोर देने वाला है। यदि हम इसे साहित्य के दृष्टिकोण से समझें, तो महाराजा हर्षवर्धन ने अपनी रचनाओं में जो नवीनता प्रस्तुत की है, वो क्या है? मैंने सुना है कि रत्नावली एक नाटिका है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। संस्कृत साहित्य में नाटिका 4 अंकों का एक ऐसा रूपक होता है जिसमें राजा और रानियों के अंतःपुर की कथा होती है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। जी, और कथा की गति अत्यंत तीव्र होती है। हर्षवर्धन ने महर्षि भास की पूर्व रचनाओं से प्रेरणा अवश्य ली, परंतु उन्होंने इसमें कूटनीति और रहस्य का जो ताना बाना बुना, वह अद्वितीय था। इसके अतिरिक्त इस नाटिका का आरंभ नांदी श्लोक से होता है। यह नांदी श्लोक क्या होता है? नांदी श्लोक किसी भी संस्कृत नाटक के आरंभ में की जाने वाली वह स्तुति है जिसमें न केवल देवताओं का आशीर्वाद मांगा जाता है, बल्कि उसी श्लोक में आगे आने वाली संपूर्ण कथा का बीज भी छिपा होता है। अद्भुत। तो हर्षवर्धन ने क्या संकेत दिया था? हर्षवर्धन ने भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति करते हुए जो नांदी श्लोक लिखा, उसमें ही ये संकेत दे दिया गया था कि कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, अंततः शिव और पार्वती के समान राजा और रत्नावली का मिलन निश्चित है। ये उनकी साहित्यिक प्रतिभा का प्रमाण है। तो कथा और राजनीति के इन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि रत्नावली केवल दो प्रेमियों के मिलन की साधारण कथा बिल्कुल नहीं है। कदापि नहीं। ये इस बात का एक अत्यंत ज्वलंत सत्य है कि सत्ता, कूटनीति, मानव मनोविज्ञान और हमारी अत्यंत सूक्ष्म भावनाएं किस प्रकार एक दूसरे को काटती हैं और कैसे निरंतर एक दूसरे का निर्माण करती हैं। 100%। परंतु इस पूरी कथा का अंत एक अत्यंत झकझोर देने वाले विचार को जन्म देता है, जिस पर हमें अत्यंत गहराई से विचार करना चाहिए। वो विचार क्या है? विचार करें, महल में ठीक उसी सटीक समय पर उस जादूगर का आना, अग्नि का वो भयंकर भ्रम उत्पन्न होना और उसी क्षण सिंघल देश के मंत्री का वहां पहुंचना। जिससे राजा का शौर्य भी सिद्ध हो जाए, रत्नावली की पहचान भी उजागर हो जाए और रानी का हृदय भी परिवर्तित हो जाए। क्या ये वास्तव में केवल एक साधारण संयोग था? या फिर ये उस अत्यंत चतुर और दूरदर्शी मंत्री योगंधरायण की बिछाई गई कूटनीतिक बिसात का अंतिम और सबसे अचूक प्रहार था, जिसने अपने राजा को विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए आरंभ से लेकर अंत तक पूरे राजमहल की भावनाओं से एक अत्यंत निर्मम खेल खेला? ये एक ऐसा रहस्यमयी और गहरा प्रश्न है जो लंबे समय तक मानव मन को मथता रहेगा। क्या हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं या कोई अत्यंत चतुर मस्तिष्क हमारी भावनाओं को नियंत्रित कर रहा होता है? नियति और मनुष्य की महत्वाकांक्षा के बीच का ये द्वंद्व ही इस कथा को सदियों तक अमर बनाता है। तो दोस्तों, यदि एक राजा के प्रेम, राजमहल के इन गहरे षड्यंत्रों, रानी वासवदत्ता के स्वाभिमान और कूटनीति के इस महासागर ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि इस कथा ने आपको ये सोचने पर विवश किया हो कि सत्ता के खेल में भावनाएं किस प्रकार मोहरा बन जाती हैं, या यदि आप महाराजा हर्षवर्धन की अन्य महान रचनाओं के विषय में भी सुनना चाहते हो, तो इस प्रस्तुति को अवश्य लाइक करें। इस गहन चर्चा पर अपने विचार कमेंट में साझा करें, इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कथा यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी रहस्य के साथ। नमस्कार।